बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। वजारत दाखिला ने मुतल्लिका दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी हैं। अदालत में अखबारी तराशे और USB जमा करवाई गई। वकील सलमान असलम भट्ट ने मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदिश की तरदीद कर दी है। दलाइल में कहा कि लॉन्ग मार्च के कंटेनर से तवातुर से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और पोस्ट होती रही हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, आप कह रहे हैं जैमर्स नहीं थे, आपकी दलील है अदालती हुक्मनामा मीडिया और फिर सोशल मीडिया के जरिए पूरे मुल्क तक फैल चुका था। इमरान खान के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, आज चौथी समाअत थी इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की। हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी एहतियात का मुजाहिरा कर रही है। इस केस की समाअत के दौरान जो बुनियादी दिफा था इमरान खान का कि जब वो 25 मई वाले लॉन्ग मार्च में कंटेनर पर चढ़े तो उस वक्त जैमर्स लगे हुए थे, इस दिफा को वजारत दाखिला के वकील सलमान असलम भट्ट ने आज रद्द कर दिया है और ये कहा है कि हमने USB और कुछ अखबारी तलाशों पर मुश्तमिल ऐसे शवाहिद पेश किए हैं जिससे ये साबित होता है कि न सिर्फ कंटेनर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो उस वक्त मौजूद थे वो ट्वीट्स कर रहे थे, टीवीज़ के ऊपर इंटरव्यूज़ दे रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ इमरान खान के हाथ में उस वक्त मोबाइल था और बाकायदा मुख्तलिफ TV चैनल्स को इंटरव्यू दिए जा रहे थे। इस केस की समाअत के दौरान जब वफाकी हुकूमत के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान एक और लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PTI को इस मामले के ऊपर पुरअमन रहने की हिदायत जारी करे, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के वकील सुलेमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि हम इस मामले के ऊपर उनसे ये कह देते हैं कि आप पुरअमन रहें। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सुलेमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मेरे पास तो इस हवाले से कोई हिदायत ही मौजूद नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा, क्या हम ये उम्मीद करें कि दोबारा कानून की खिलाफ वर्जी होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी पुरअमन एहतजाज के हवाले से एक फ़ैसला दे चुकी है। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम इस मामले के ऊपर एहतियात का मुजाहिरा कर रहे हैं। वहीं पे हम इस बारे में भी मोहतात हैं कि हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी ना हो। जी, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हफ्ते तक इस केस की समाअत के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी आपका। एक और अहम खबर है, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात हुई है। जराए कहते हैं कि इस मुलाकात में आज सुबह 10 बजे ईवान सदर में एक अहम पैगाम पहुंचाया गया है। मुलाकात में वजीर खजाना ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुंचाया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद बलोच, क्या पैगाम है ये? देखें, आज वज़ीर ख़ज़ाना ने मुलाकात की है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से, जिसमें अहम मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। चूँकि आइंदा चंद दिनों बाद जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती भी होनी है, तो सदर मुमलिकत ने एक रस्मी कार्रवाई करनी होती है जो वज़ीर आज़म तमरीब भेजते हैं, उस पर दस्तखत करने होते हैं। तो इस मामले पर भी जो है हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तबादला ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ जो तनाव की कैफियत है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है कि हालात जो है मामूल पर आएँ और जो मुल्की सूरत हाल है वो नॉर्मल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन 4 हफ्तों में शेड्यूल का ऐलान करे। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG को सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तफसीलात जुनैद शाह की रिपोर्ट में जानिए। इलेक्शन कमीशन 4 हफ्तों में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 4 हफ्तों में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करें। सिंध हुकूमत को पुलिस की नफरी फराम करने का हुक्म भी दे दिया। खुर्रम शेर जवान ने पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से इलेक्शन दोबारा मुलतवी कराने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, जब तक पीपल्स पार्टी और MQM का साया कराची पर है, शहर तरक्की नहीं कर सकेगा। आज शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं है, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज अवाम के पास नहीं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार 2 सियासी जमातें हैं।
پہلی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعت MQM۔ فردوس شمیم نقوی نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا، کہا 2 ہفتوں میں الیکشن کی تاریخ دیتے تو بہتر ہوتا، شفاف انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز دوبارہ چھپوانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ 4 ہفتے کے 2 ہفتے کے اندر فوری طور پہ الیکشن کرائے جائیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے پولیس کی نفری سیلاب زدگان کی امداد کے لیے مصروف ہونے کے سبب الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ کیمرامین محی الدین کے ساتھ جنید شاہ، نیو نیوز، کراچی۔ سہون میں انڈس ہائی وے پر المناک حادثہ پیش آیا ہے۔ خیرپور سے سہون آنے والے زائرین کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث سیلابی پانی کے 60 فٹ گہرے گڑھے میں جا گری۔ حادثے میں 12 بچوں اور خواتین سمیت 20 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمی افراد کو عبداللہ شاہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار افراد کا تعلق خیرپور میرٹھ سے بتایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی، سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل انعام میمن سمیت دیگر نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جھیل کے سیلابی پانی کو دریائے سندھ میں اخراج کرنے کے لیے لگائے گئے کٹ انتظامیہ بند کرنا بھول گئی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور موٹر وے پولیس کی نااہلی اور غفلت کے باعث 20 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ المناک حادثے کی وجہ کیا بنی؟ کن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا؟ مزید تفصیلات جانیں گے، جائے وقوع پر موجود ہیں ہمارے نمائندے حیدر علی بلوچ ان سے۔ حیدر، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت سیون شریف ٹول پلازا انڈس ہائی وے کے مقام پر موجود ہیں۔ یہاں پر جو رات گئے انڈس ہائی وے پر المناک حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 20 جانیں اجل کا شکار بن گئی تھی اور 13 افراد زخمی ہو گئے تھے اور 2 کی حالت تشویشناک تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو دریائے سندھ کے پانی کو، منچھر جھیل کے پانی کو دریائے سندھ میں اخراج کرنے کے لیے انڈس ہائی وے روڈ کو ضلعی انتظامیہ جام شورو اور جو محکمہ NHA کی جانب سے کٹ دیا گیا تھا، اس کٹ پر موٹر وے پولیس اور نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کی نااہلی اور غفلت کے باعث کوئی ایرو یا سائن بورڈ یا ڈائیورژن کا نشان نہیں لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو زائرین کی وین تھی وہ لقمہ اجل کا شکار بن گئی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مقامی انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر جام شورو، اسسٹنٹ کمشنر سیون شریف، موٹر وے پولیس یا جو دیگر انتظامیہ ہے وہ ابھی تک جائے وقوع پر نہیں پہنچی ہے اور نہ ہی اس کٹ کو بند کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حیدر۔ سیون شریف میں وین حادثے میں جاں بحق افراد کی میتیں آبائی گاؤں داؤد گوٹ پہنچا دی گئی ہیں، جہاں ان کی تدفین کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وہاں کی صورتحال جانیں گے، ہمارے نمائندے مزمل حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ مزمل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں خیرپور کے داؤد گوٹ میں، جہاں پر سیون جاتے ہوئے ویگن حادثہ ہوا، جس میں 20 افراد ہلاک ہوئے، جس میں 12 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں اور جس کے 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ میں ان کے ہاں موجود ہوں۔ یہاں پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، جس میں فلپوٹرو برادری کے مختلف علاقوں کے لوگ یہاں آئے، سیاسی سماجی شخصیتیں یہاں موجود ہیں۔ پورے علاقے میں سوگ کا سما ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے، اور ان لوگوں کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی مسلم آباد کالونی میں کچرا کنڈی سے 8 سالہ بچی کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ قانونی کارروائی کے لیے جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقتولہ قائد آباد کی رہائشی اور گزشتہ روز لاپتہ ہوئی تھی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہمارے نمائندے رجب علی سے۔ رجب، بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں مزید اس بارے میں؟ جی، قائد آباد مسلم آباد کالونی میں کچرا کنڈی سے بچی کی لاش ملی، جس کی شناخت 7 سالہ منیبہ دختر مقبول کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ 2 روز قبل یعنی بدھ کو جو ہے وہ گھر سے نکلی تھی اور لاپتہ ہو گئی تھی۔ بدھ کی دوپہر سے وہ لاپتہ تھی، جس کے بعد اہل خانہ نے کئی مقامات پر اسے تلاش کیا، تاہم وہ مل نہیں سکی۔ آج صبح سویرے پولیس کو اطلاع ملی کہ کچرا کنڈی میں لاش پڑی تھی، جسے منیبہ کے نام سے شناخت کر لیا گیا ہے۔ تشدد زدہ لاش ہے، جسے قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے پوسٹ مارٹم کی کارروائی کی جائے گی، جبکہ جائے وقوع پر پولیس کی کرائم سین کی ٹیم نے موقع پہ پہنچ کر موقع پہ شواہد اکٹھا کیے تھے۔ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ پولیس کو شبہ ہے اس حوالے سے کہ بچی کو تشدد کا نشانہ بنا کر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا، بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا۔ تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے۔ قانونی کارروائی کے لیے لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رجب آپ کا۔ کراچی بلدیاتی انتخابات کے بارے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کو الیکشن میں اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ بازد ہیں کہ الیکشن کو 3 ماہ کے لیے مؤخر کیا جائے۔
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं 2 साल से पीपल्स पार्टी भाग रही है, MKM सहूलत कारी कर रही है। सिंध में MKM को अवाम के खिलाफ साजिशी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि कराची में एडमिनिस्ट्रेटर का इंतखाबात के जरिए तकर्रुर हो, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किसी सूरत दुरुस्त नहीं। सारी कुव्वतें जो इलेक्शन रोकना चाहती थी, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत और MQM थी, और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि किसी तरह से इलेक्शन मनसूख कर दिए जाएं, मुनक़िद ही ना किए जाएं। सब के बावजूद हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद हो, इसलिए कि अब 2.25 साल हो गए सिंध हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है और इसमें सहूलत कारी MQM उनके साथ मिलकर कर रही है। हमने भरपूर तरीके से कराची की नुमाइंदगी की, एक तरफ सारी पार्टियां थी और एक तरफ जमात इस्लामी थी। सिंध हुकूमत को और MQM वगैरह को भी साजिशी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, साजिशें नहीं करनी चाहिए। नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर का जो तकर्रुर हुआ है वो ख़त्म किया जाए, और जो तरीक़ेकार होता है इलेक्शन की शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद, उस तरीके के मुताबिक कराची में एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हो। लॉन्ग मार्च के बारे में आपको अपडेट करेंगे। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च मंजिल की जानिब रवां दवा हैं। गुज्जर खान पे आज जलसे के लिए पंडाल सज चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मार्च के हवाले से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे। वहाँ पर मौजूद हैं इस मार्च के साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस। उनसे उवैस अपडेट कीजिएगा मार्च के बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का सफ़र जो है वो रवा दवा है। आज जो है हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ जो है शाम 4:30 बजे गुजर खान से होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो कंटेनर था उसको गुजर खान पहुंचा दिया गया था। हकीकी आज़ादी मार्च का इससे अगला पड़ाव जो है वो रवात होगा, क्योंकि यहाँ पर आज बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब जो है वो कारकुनान जो है बड़ी स्क्रीन पर आज देख सकेंगे। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी जो है वो काफ़िले की सूरत में यहाँ पहुँचेंगे। जो तैयारियां हैं वो हतमी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। पुलिस को हाई अलर्ट रखा गया है, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं, जबकि GT रोड के एक साइड की सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, जबकि जो बुलेट प्रूफ कंटेनर है उसके करीब किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कंटेनर के लिए पुलिस की जानिब से 3 हसार बनाए गए हैं, क्योंकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। रास्ते में आने वाली जो तमाम बुलंद इमारतें हैं वहाँ पर पुलिस और स्नाइपर के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। कारकुनान की जानिब से आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मकामी क़यादत है वो तो गाहे बगाहे इंतजाम का जायज़ा ले रही है, लेकिन अभी जो दीगर क़यादत है उसमें से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। कहा जा रहा है कि 3 बजे के करीब शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर पहुँचेंगे, कारकुनान का लहू गरमाएंगे, कारकुनान से खिताब करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बड़ी स्क्रीन पर कारकुनान के साथ खिताब करेंगे। दूसरे काफिले की अगर बात करें तो दूसरा काफिला इस वक्त चकवाल में है। चकवाल से वो भी डायरेक्ट मंदरा पहुँचेगा, जहाँ पर दोनों काफिले यकजा होकर पिंडी की जानिब सफर। बहुत शुक्रिया वैस आपका, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। PTI ने जलसा करना है तो इंतजामिया को नई दरखास्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अगर जलसे की इजाज़त देंगे तो यकीनी बनाएंगे सड़कें ब्लॉक ना हो। इंतजामिया ने यकीनी बनाना है अवाम के हकूक मुतासर ना हो। जलसे की इजाज़त की दरखास्त तो गैर मौसर हो चुकी है। PTI और ताजरों की यकजा दरखास्तों पर समाअत 22 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब तक हुकूमत इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त नहीं देगी तब तक कोई शुगर मिल चलने की पोजीशन में नहीं होगी। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि इस वक्त शुगर मिल इंडस्ट्री के पास 15 जनवरी 2023 तक के स्टॉक मौजूद हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है, जब तक हुकूमत इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त नहीं देगी तब तक कोई शुगर मिल चलने की पोजीशन में नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि इस वक्त शुगर इंडस्ट्री के पास 15 जनवरी 2023 तक के स्टॉक मौजूद हैं, और ये कहा गया है चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कि जब तक हुकूमत की जानिब से इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक कोई भी शुगर मिल इस वक्त चलने की पोजीशन में नहीं है। और ये भी कहा गया है कि शुगर मिल इंडस्ट्री के पास 15 जनवरी 2023 तक के स्टॉक मौजूद है।
शुगर मिल्स एसोसिएशन की इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत मिलने तक गन्ने की क्रशिंग से इनकार। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ समेत पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शुगर मिल्स एसोसिएशन के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। मिल चलाने की एक ही सूरत है, चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। चीनी की बरामद से $1 अरब तक ज़र मुआवजा हासिल हो सकता है। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत से शिकवा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में भी हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हुकूमत ने सिर्फ चीनी को फोकस बनाया हुआ है। हुकूमत बताए वो दूसरी अशिया पर तवज्जो क्यों मरकूज नहीं कर रही। ऐसे आ गया कि शुगर इंडस्ट्री अब चलना नामुमकिन हो गया। अब इन हालात में आप देखें कि इतनी चीनी हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। ऊपर से हम और चीनी अगर ले आए तो वो हम किधर ले जाएंगे? फार्मर्स को पेमेंट नहीं हो सकेंगी। जब फार्मर्स को पेमेंट नहीं होगी तो मुल्क में एक और मामला होगा। तो हम नहीं चाहते, एज ए इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी किसान की पेमेंट रुके या किसी किसान की अदायगियों में रुकावट आए। तो इसलिए हमने सोचा है, सब ने मिल के यही फैसला किया है कि जब तक एक्सपोर्ट 10 लाख टन की नहीं मिलती उस वक्त तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी। मुझे 10 लाख की एक्सपोर्ट करे तो हम या तो चीनी एक्सपोर्ट करें और आइंदा इतनी कैश फ्लो हो कि बैंकों को एडजस्ट करा के हम आगे चल सकें। उधर फैसलाबाद रीजन में गन्ने की कटाई और क्रशिंग ताहाल शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से गंदम की काश भी मुतासिर है। मजीद सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है ब्यूरो चीफ शाहिद अली से। जी शाहिद। पैदा हो रहे मसाइल बड़े खौफनाक हैं। जो है ऑर्डिनेंस के तहत 1 नवंबर तक इसकी कटाई का अमल शुरू हो जाना चाहिए था और उसके बाद जो है गंदम की बुआई का अमल शुरू होना था। अभी तक जो है गन्ने की कटाई का अमल शुरू नहीं हुआ और इसके बाद 30 नवंबर के बाद जितनी भी जो गंदम की पैदावार के हवाले से बीज बोया जाएगा उसकी फ़ी एकड़ पैदावार कम होगी। कम से कम जितनी गन्ने की जितनी ज़मीन पर गन्ना काश्त किया गया है इसकी 20 से 25% जो अराजी है इस पे गंदम की काश्त की जानी है। गन्ने की जो कटाई का अमल ख़त्म हो जाना चाहिए था और अब जो है गन्ने की जो है गन्ने कटाई के बाद गंदम की बुआई का अमल भी शुरू हो जाना चाहिए था। अगर जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा जो गंदम की जो है फ़ी मन पैदावार जो है इंतहाई कम होती जाएगी और जब तक गन्ने की कटाई का अमल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक गंदम की बुआई जो है वो नामुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे और खेल से खबरें भी शामिल करेंगे। पहले कराची से खबर है। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का आज आखिरी दिन है। दिफाई नुमाइश में सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से नुमाइंदा न्यूज़ खुर्शीद रहमानी ने खुसूसी बातचीत की है। खुर्शीद से जानते हैं उनका क्या कहना था। जी खुर्शीद। हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सपो सेंटर पे जहां दिफाई नुमाइश जो है वो जारी है। आज इसका आखिरी रोज़ है और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मंदोबीन यहाँ पर खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। तलबा और तालिबात की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, दिफाई स्टॉल्स का दौरा कर रही है। इस वक्त हमारे दरमियान सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब से हम बात करेंगे कि आज उन्हें दिफाई नुमाइश जो है वो कैसी लगी। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जी। आपने देख लिया कि एक्सपो मुनक्किद हुआ 4 साल के बाद और 57 ममालिक के लोग जो हैं यहाँ पे आए हैं और उसमें पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हम बहुत फ़ख्र है हमें कि जो हमारे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की तरफ से और फिर जो हमारा दूसरा प्राइवेट शोबा है उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं और उनको इंटरनेशनली भी उनको किया गया है कि अप्रिशिएट किया गया है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है जी। सैयद नासिर हुसैन शाह इनका ये कहना था कि कामयाब इवेंट पर जो तमाम इदारे हैं जिसमें जो पाक फौज के दीगर इदारे हैं, जो डेपो है, उसके अलावा बदर एक्सपो है, उन तमाम को ये इन्होंने मुबारकबाद दी है कामयाब एक्सपो कराने पर। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कामयाब एक्सपो पर तमाम इदारों ने जिन्होंने मिलकर इस एक्सपो का इनेकाद किया उन्हें मुबारकबाद पेश की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ट्विटर ने अपने तमाम दफातर मुलाजमीन की तरफ से तखरीबकारी के खौफ के बायस आर्जी तौर पर बंद कर दिए हैं। ट्विटर के मैनेजिंग एडिटर ने ट्वीट में कहा है कि ट्विटर ने अपने तमाम दफातर फौरी तौर पर दोबारा बंद करने का ऐलान किया है। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।